नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, सोशल साइंस के हमने अभी 400 जो एमसीक्यूज का है, जो हमने बुक लॉन्च किया था पीडीएफ, उसमें से हम 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे 400 टू 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की कि व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ था, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण अधिक जटिल नहीं था। किसी परिवार का एक सदस्य कहता, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते थे। यह वितरण किस काल की सामाजिक व्यवस्था का अधिक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये हमारे ऋग्वैदिक काल के अधिक प्रस्तुत कर रहा है। इसके काल के ऋग्वैदिक काल की बात करें। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए, लोगों के अवैध व्यापार का निषेध और किसी प्रकार के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध, ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो कौन सा कूट हमारा है? पहला और दूसरा हमारा शामिल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा शामिल नहीं होगा। बाल मजदूरी का निषेध, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खदान, रेलवे जैसे जोखिमपूर्ण काम में लगाने पर प्रतिबंध हो, यह शोषण के विरुद्ध की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों के अवैध व्यापार का निषेध, किसी प्रकार के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमत पाई जाती है, वह सहमत कौन सी है? वह सहमत है निजी संपत्ति की समाप्ति। गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक जो सहमत पाया जाता है दोनों के बीच में, निजी संपत्ति की समाप्ति। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अकबर के शासनकाल के 12 सूबे में निम्नलिखित में से कौन सा सूबा सम्मिलित नहीं था? देखिए, अकबर के शासनकाल में जो 12 सूबे थे वह बिहार था, मालवा था, अजमेर था, लेकिन मारवाड़ जो है आपका शामिल नहीं था। इसके साथ अगला प्रश्न है, संस्कृत का महान कवि नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था? तो संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर जो है आपके महीपाल शासक के दरबार में रहता था। महीपाल की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस प्रकार आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप किया जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों ने वन कानून द्वारा झूम खेती को हतोत्साहित करना, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत और उच्च राजस्व की मांग, दोनों प्रकार के आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप किया था। इसलिए ए और बी दोनों यानी कि सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिए गए। देखिए, नालंदा का मठी विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। तो नालंदा का मठी विश्वविद्यालय एक महाविहार है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नालंदा महाविहार जो है प्राचीन पूजा स्थल का केंद्र था, यह कथन असत्य है। तो केवल पहला वाला कथन सत्य दिया गया, यानी केवल ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। अगला, भारत में भूमि सुधार के कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, भारत में भूमि सुधार के कार्यक्रम को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। अगला, विश्व सड़क जाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विश्व सड़क जाल के संदर्भ में कि विश्व की कुल सड़कों की लंबाई लगभग 33% भाग जो है उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला, इनमें से किस वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1991-92 में भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया। 1991-92 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता रेखा नीचे से रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। तो दोनों कथन जो है हमारे सत्य दिए गए हैं, तो सी वाला करेंगे, ए और दो दोनों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सूफी संतों के संबंध में कथन पर विचार करना है। किसके संबंध में? सूफी संत के बारे में। तो सूफी संत के बारे में कथन पर विचार किया जाए कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। इसके साथ साथ नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया जा सकता है। तो दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन को चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, ललितगिरी, वज्रगिरी तथा रत्नगिरी मठ जो है इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नगिरी जो तीनों ये मठ हैं, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो प्रबंधित तृतीय विनिमय जो दर कहलाती है वह सरकार और बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। सरकार और बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण क्या कहलाता है? प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर, जो कि सही दिया गया है। तो केवल बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषकर संसदों के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है? देखिए, संसद के सदस्य को विशेषाधिकार की अगर बात करें तो न्यायालयों में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थित छूट मिलती है, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता होती है, संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात या मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट मिलती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वे सारे हैं। ये तीनों जो हैं विशेष अधिकार संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसका या किनका सदस्य है? तो भारत जिसका सदस्य है वह आपका किसका सदस्य है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ का, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का सदस्य है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्की के साथ व्यवहार के विरोध में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली और अन्य दूसरे लोगों के खिलाफत आंदोलन में आरंभ किया गया। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं द्वारा किया गया था और आगे चलकर यह आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अंग बना था। दोनों बातें सही दी गई, इसलिए पहला ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन करेंगे। खिलाफत आंदोलन के जो हमारे सही दिया गया पहला और दूसरा। और इस आंदोलन में कांग्रेसी नेताओं का समर्थन नहीं मिला, गलत है, क्योंकि इस आंदोलन में कांग्रेसी नेताओं का समर्थन मिला था, इसलिए यह नहीं होगा। बाकी ये दोनों खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में सही दिए गए। अगला है, उत्तर वैदिक समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, उत्तर वैदिक समाज के संबंध में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई थी, वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था ये उत्तर वैदिक समाज के संबंध में सत्य है, लेकिन क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में उच्च हो गए थे, ये कथन असत्य दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था? तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट और दमनकारी शासन, ये तीनों मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया? तो खनिज तेल के संदर्भ में देखा जाए दोस्तों तो तटीय प्रदेशों तथा अपतटीय प्रदेशों जैसे महाद्वीप निम्न से तेल से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी गलत है। संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास है।
तो दोनों बातें जो है आपके खनिज तेल से संबंध में सही नहीं दी गई हैं या सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, तटीय प्रदेश तथा अपतटीय प्रदेश जैसे महाद्वीपीय और निम्न तट से तेल को प्राप्त किया जाता है, ये बात सही दी गई। ठीक है, तो पहला सही दिया गया है, बी आपका सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को चयन करेंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण तक रहता है। तो ये गलत है, यह सत्य दिया गया है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण तक रहता है, ये बात सत्य दी गई। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग एक उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होता है, ये गलत दिया गया है, असत्य है। विषुवतीय गर्त विषुवत वृत्त में 10 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, तो दोनों गलत दी गई हैं। केवल पहला सही दिया गया है कि मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण तक रहता है। तो दूसरा तीसरा दोनों आपके कथन असत्य दिए गए हैं और यही बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो दूसरा तीसरा असत्य है, यानी सी ऑप्शन को हम चयन करेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। यह गीत उनकी रचना आनंद मठ का इसका हिस्सा है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो देखिए दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं और आनंद मठ का हिस्सा है। तो ना तो एक असत्य है ना ही दोनों असत्य है। तो क्योंकि दोनों सत्य दिए गए हैं तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में कथन विचार करना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में देखा जाए तो यह जनधन योजना है, यह 2014 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों, आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना। तो तीनों बातें सही दी गई हैं। तो जो ये सभी वाला ऑप्शन है इसको हम चयन करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्क्रीन पर दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भारतीय राजनीति सिद्धांत की मान्यताओं पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखिए धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि भारत में धर्म राज्य दोनों एक दूसरे से अंदरूनी मामलों से पृथक है। नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के दौरान धर्म को आधार नहीं बनाया गया। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ राज्य के धर्म से सिद्धांतगत जो है दूरी है। तो तीनों बातें जो है आपके धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में जो भारतीय राजनीति सिद्धांत के मान्यता है वो दी गई हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में 31, कर्नाटक में 12, नागालैंड में 1, सिक्किम में 2। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पे सिक्किम में 2 ये आपका गलत दिया गया है। तो सिक्किम में कितने राज्यसभा हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत और तित्सु नामक आर्य वंश कबीले के पुरोहित निम्नलिखित में से कौन थे। तो वह थे ऋषि वशिष्ठ। भारत और तित्सु नामक आर्य वंश के कबीले के पुरोहित कौन थे। ऋषि वशिष्ठ थे। अगला विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के उदय के संबंध में कथनों पर विचार करना है। जो विभिन्न धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ है इनमें से कौन सा सत्य दिया गया है। पशुओं की बलि की आलोचना जैन तथा बौद्ध धर्म ने की। वैश्यों ने नवीन धर्मों का स्वागत किया। वणिकों में प्रचुर मात्रा में नए धर्मों को दान दिया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है ये आपको केवल बताना है। नीचे आपके कूट वाले ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है। तो
विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के संबंध में देखा जाए, पशुओं की बलि की आलोचना जैन बौद्ध धर्म ने किया, बिल्कुल सही बात है। वैश्यों ने नवीन धर्मों का स्वागत किया, यह भी सही है। वणिकों ने प्रचुर मात्रा में नए धर्मों को दान दिया। तो ये तीनों सत्य दिए गए। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। नगरीय अपशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नगरीय अपशिष्ट के संदर्भ में कथन देखा जाए, ठोस अपशिष्टों से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं होती। तो ये तो गलत दिया गया है, क्योंकि ठोस अपशिष्टों से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होती है। तो पहला कथन तो आपका सत्य हो गया। तो बेसिकली बात है, दूसरा कथन अवश्य असत्य होगा। ठोस अपशिष्ट घरेलू प्रतिष्ठान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकलता है। तो दूसरा वाला सही दिया गया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे केवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से एक में सुमेलित नहीं है? स्थल दिए गए हैं, अवस्थ दिया गया है। देखिए, सुरकोटडा गुजरात में है, बिल्कुल सही बात है। चन्हूदड़ो सिंध में है। सुतकांडेडोर बलूचिस्तान में है। लेकिन धौलावीर राजस्थान में है, यह गलत दिया गया है। धौलावीर कहाँ पे है, सभी लोग बताइए। धौलावीर जो स्थल है यह कहाँ पे है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही कौन थे? सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन आ चुका है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चालुक्यों के संबंध में कथनों पर विचार करना है कि चालुक्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो चालुक्य वंश के संबंध में देखा जाए तो चालुक्य स्वयं को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे और वे स्थानीय कन्नड़ जाति के थे। पहला और तीसरा ऑप्शन दिया गया है चालुक्यों के संबंध में। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि उग्र राष्ट्रवाद के विकास में प्रमुख कारणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखिए, उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण में देखा जाए तो नरम पंथियों के नेतृत्व में पहले के विरोधी आंदोलन का कोई विशेष परिणाम न निकला और बंगाल में हिंदुओं मुसलमानों में फूट डालने का प्रयत्न किया गया। तो दोनों चीजें उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, मुद्रा के संचालन में वेग से तात्पर्य क्या होता है? तो मुद्रा के संचालन में वेग से तात्पर्य होता है मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है, मुद्रा का संचालन का वेग से संबंधित हो जाता है। अगला, सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन की बात करेंगे। देखिए, सरकार के संबंध में जो सत्य दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकारों के संचालन में सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, लेकिन तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर होती हैं, ये गलत है। जो तानाशाही सरकारें होती हैं वह जनता के मतों पर निर्भर नहीं होती। तो दूसरा कथन आपका सत्य दिया गया है, बाकी लोकतांत्रिक में दिया दोनों हैं। और तानाशाही सरकारें राजनीतिक समता अथवा स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती, ये भी बात सही दी गई। इनमें से कौन सा कथन महासागरीय धाराओं की सही विशेषता नहीं बताता? देखिए, महासागरीय जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। धारा का शक्ति का संबंध उसके गति से होता है। ठीक है, तो दोनों बातें सही दी गई हैं। समांतर धाराएं सतह के निकट कमजोर तथा गहराई में अधिक शक्तिशाली होती हैं, ये कथन गलत है। तो ए और बी सही दिया गया है, तो सी वाला आपकी विशेषता नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला, बांग्लादेश के परिवहन के तंत्रों के संबंध में दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? बांग्लादेश के परिवहन तंत्र। तो अंतर्देशीय पत्तन चांदपुर, समुद्री पत्तन चटगांव, अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन सिलहट। तो तीनों बातें सही दी गई हैं, तीनों आपके सुमेलित हो रहा है। अगला, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, क्या है? गांधी जी का प्रिय भजन था वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसकी रचना किसने की थी? तो नरसिंह मेहता ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है वह हमें बताना है। देखिए, हिमालयी क्षेत्र की नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और ये अपना मार्ग बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। कोसी नदी पर्वतों के ऊपरी भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है, ये भी सही बात है। कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप में प्रवाहित होती है, ये भी सही बात है। सर्पाकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो पहले ही दे दिया गया। तो तीनों बातें जो है हमारे सत्य दी गई, इसलिए हम यहाँ पे जो है डी ऑप्शन को चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? जी हाँ, सभी बताइए। ऋग्वैदिक काल में जो है बलि को किस रूप में जो है परिभाषित किया गया है? तो ये दोस्तों एक स्वैच्छिक कर के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दार्जिलिंग एवं सिक्किम, तो इसके पश्चिम में भूटान हिमालय और पूर्व में नेपाल हिमालय है और इस क्षेत्र में पर्वतों में भोटिया जनजाति का निवास करती है। दार्जिलिंग एवं सिक्किम में भोटिया जनजाति। तो पहला और तीसरा हमारा सही दिया गया है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फसल एवं उसके उत्पाद के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? चावल झारखंड, संतरे नागपुर के, लीची हिमालय प्रदेश के, अखरोट महाराष्ट्र के। देखिए, संतरे नागपुर की बात करते हैं, चावल उड़ीसा आता है, ठीक है। तो केवल संतरे नागपुर के फेमस हैं और बाकी ये बताइए चावल का फेमस कौन सा राज्य है, लीची का कौन है, अखरोट का कौन है? ये आपको कमेंट करना है और जानना जरूरी है, सारी चीज़ें जानना जरूरी है, एक एक ऑप्शन को जानना जरूरी है। सुमेलित कीजिए। युद्ध और वर्ष दिया गया है, ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1528 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। और पानीपत प्रथम का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। तो ध्यान देना, पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध जो है आपके 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1529 में लड़ा गया है। जी हाँ, चंदेरी का युद्ध आपका कब लड़ा गया है? 1528 में लड़ा गया है। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया है? आपके 1528 में लड़ा गया है, ये ध्यान दीजिए। और घाघरा का युद्ध जो है आपके 1529 में। तो क्रम बाई क्रम ने बता दिया हमने। पानीपत का 1526, इसके बाद खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि सायजी भोसले के संबंध में कथनों में कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? तो सायजी भोसले के संदर्भ में देखा जाए तो सायजी ने अहमदाबाद में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुधर किया, यही कथन आपका सत्य नहीं दिया गया है। 1636 ईस्वी उन्हें अपने प्रभुत्व वाले प्रदेश जो है छोड़ने पड़े थे, बिल्कुल सही बात है। वे कुछ दिन बीजापुर की सेवा में रहे सायजी भोसले, ये भी सही बात है। उन्होंने बेंगलोर में अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। कहाँ पे? बेंगलोर में। तो बी सी डी ऑप्शन सही दिया गया है, पहला ऑप्शन हमारा सत्य नहीं दिया गया है। इसके साथ अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान के लागू 26 जनवरी 1950 होने के समय वे सभी व्यक्ति जो भारत में रह रहे थे वे इस चीज से भारत के नागरिक माने गए, बिल्कुल सही बात है।
और कोई विदेशी व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है बशर्ते वह भारत में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा हो, भारतीय संविधान के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करता हो, तो वह भी भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है। तो दोनों बातें सही दी गई हैं नागरिकता के संबंध में, भारतीय संविधान के संबंध में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एक और दोनों सत्य दिए गए। अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता? चोल, चेर, पांड्य या होयसल की बात करते हैं। तो अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो होयसल का नहीं मिलता है। बाकी चोल, चेर और पांड्य जो राजवंशों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है दक्षिण भारत के, लेकिन होयसल का नहीं मिलता है। वहिंद के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, यह निर्णायक युद्ध 1008-9 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। वहिंद का युद्ध जो है, निर्णायक युद्ध कब हुआ? 1008 और 9 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ, ये भी सही बात है। मुल्तान पर गजनियों का अधिकार हो गया था, ये भी सही बात है। लेकिन आनंद पाल ने खोखरों की सहायता से विजय प्राप्त की, वहिंद युद्ध के संदर्भ में यह सही नहीं दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल शासकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया? देखिए, पाल शासक संत रक्षित तथा दीपांकर को तिब्बत भेजा गया था, बिल्कुल सही बात है। शैलेन शासक ने अपने दूत पाल दरबार में भेजे थे, ये भी सही बात है। और शैलेन ने नालंदा के बिहार बनाने की अनुमति मांगी, ये भी सही बात है। तो शैलेन ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, ये गलत है। लेकिन प्रश्न आ गया कि नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति किसने मांगी थी? तो शैलेंद्र ने मांगी थी। अगला, भारत में 1857 के विद्रोह से पूर्व हुए सिपाही विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो भारत में 1857 के विद्रोह के पूर्व जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके संदर्भ में बेल्लूर विद्रोह 1806 में हुआ था, ये भी सही बात है। बैरकपुर में विद्रोह का नेतृत्व 47वीं नोटिस एफएनसी ने किया था, ये भी सही बात है। तो ए व बी दोनों सही बातें दी गई हैं। असत्य बात कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कथन से रिलेटेड है। देखिए, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य दिया गया है। देखिए, जनवरी 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मॉस्को में आयोजित उत्पीड़ित जातियों के सम्मेलन में भाग लिया था, ये कथन असत्य है। इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक तथा राजनीतिक साम्राज्यवाद से पीड़ित एशियाई, अफ्रीकी, लातिन अमेरिका देश के निर्वासित राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था, यह भी सही बात है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सब के साझे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में तालमेल बिठाना और उन्हें योजनाबद्ध रूप देना। तो दोनों बातें जो है आपकी सही दी गई, दूसरा तीसरा, यानी सी ऑप्शन को चयन कर लेंगे। तो 450 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आप सभी के लिए एक मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दे रहे हैं कि अरब आक्रमण के संबंध में कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। राजस्थान के स्थानीय शासकों ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। अरब के लोग केवल विजेता बनकर ही भारत में आए थे। अरबों ने पश्चिम भारत में बस्तियां स्थापित की। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। केवल 3, 1 और 2, 1 3 या 1 2 3। तो आई होप इस क्लास में आपने 50 प्रश्न अटेंड किया। 50 में से आप लोगों के कितने स्कोर है आपको अवश्य कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वर्ग 3 सोशल साइंस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। बाकी 7 PM में हमारी लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा पहले पार्ट के लिए। बाकी जल्द ही जल्द आपके पेडागोजी की भी क्लासेज होंगी सोशल साइंस की। बाकी सभी क्लासेज चल रही, ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।